अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बिसात पर कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ भौगोलिक सीमाओं को नहीं बल्कि देशों के वैचारिक, धार्मिक और ऐतिहासिक अस्तित्व को भी चुनौती देते नजर आते हैं। मिडिल ईस्ट में दशकों से चला आ रहा इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष एक ऐसा ही ध्रुव है जिसने लंबे समय तक पूरी इस्लामिक दुनिया को एक वैचारिक धागे में बांध कर रखा हुआ था। लेकिन जब अमेरिकी राजनीति के डील मेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में अब्राहम एकॉर्ड्स का पासा फेंक दिया तो कूटनीति के सारे पुराने समीकरण ढह गए, धरे के धरे रह गए। एक एक करके शक्तिशाली अरब देशों ने इजराइल के साथ अपनी दुश्मनी भुलानी शुरू कर दी और उसके साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया। इस ऐतिहासिक और भू राजनीतिक भूचाल के बीच पूरी दुनिया और खास तौर पर अमेरिका की नजरें दुनिया के एकमात्र परमाणु संपन्न इस्लामिक देश पर टिक गई और वो देश है पाकिस्तान। कयास लगाए जाने लगे कि क्या भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अमेरिकी डॉलर और अरब देशों के दबाव के आगे घुटने टेक देगा क्या पाकिस्तान जिसके पासपोर्ट पर लिखा है कि नॉट वैलिड फॉर इजराइल, क्या वो इस पॉलिसी को बदल देगा? क्या इस्लामाबाद भी तेल अवीव के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करेगा? इसकी चर्चा होने लगी। लेकिन तमाम अटकलों और ट्रंप प्रशासन के भारी दबाव के बावजूद पाकिस्तान इसको लेकर मानने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान तैयार नहीं है कि इजराइल को मान्यता दे दे, दो टूक इनकार कर रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों एक ऐसा देश जो दाने दाने के लिए विदेशी कर्जों और अमेरिका पर निर्भर है, वो इजराइल के मुद्दे पर इतना अड़ियल रुख अपना कर रखा हुआ है। सबसे पहले आपको समझाएंगे कि दरअसल ये अब्राहम एकॉर्ड्स का पूरा विवाद क्या है। फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पर पड़ा दबाव और इजराइल को मान्यता नहीं देने के पीछे इस्लामाबाद की ऐतिहासिक और कूटनीतिक मजबूरियां क्या है। नमस्कार, मैं हूं राकेश पांडे। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत की हमारी खास सीरीज दुनिया टिको। सबसे पहले हम अब्राहम एकॉर्ड्स और इसकी खासियत के बारे में आज समझते हैं। तो बात अगस्त 2020 की है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ। इसका नाम रखा गया अब्राहम एकॉर्ड्स, इब्राहिम यानी अब्राहम के नाम, जिन्हें यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों में माना जाता है। इस समझौते का मकसद था कि इजराइल और अरब देशों के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए जाए। सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ अपने संबंध सामान्य किए, दुश्मनी को भुला दिया। बाद में मोरक्को और सूडान भी इस ढांचे से जुड़ गए। इसके बाद व्यापार, टेक्नोलॉजी, पर्यटन, कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कई बड़े और अहम समझौते हुए। अमेरिका का दावा है कि इस समझौते ने क्षेत्र में नए व्यापारिक रास्ते और आर्थिक साझेदारी के दरवाजे खोल दिए। इसे 1979 में मिस्र और 1994 में जॉर्डन की तरफ से इजराइल के साथ की गई शांति संधियों के बाद मिडिल ईस्ट के इतिहास में सबसे बड़ा राजनयिक बदलाव माना जाता है। अब ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है तो वो चाहते हैं कि इस समझौते पर कई और दूसरे अरब मुस्लिम देश हस्ताक्षर कर दें ताकि इजराइल की स्वीकार्यता बढ़ती जाए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने पाकिस्तान को भी इसमें जोड़ दिया। दरअसल पाकिस्तान की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो सुन्नी मुस्लिम जगत में एक मजबूत सैन्य ताकत है, इकलौता परमाणु संपन्न देश है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी में उसका बड़ा प्रभाव है। पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता देने या इस समझौते में शामिल होने की संभावनाओं को फिलहाल सिरे से खारिज कर दिया, इनकार कर दिया कि हम नहीं शामिल होने वाले। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों? इससे हमें इजराइल और पाकिस्तान के रिश्तों के इतिहास से समझेंगे। तो बात नवंबर 1947 की है। भारत को आजाद हुए अभी कुछ महीने ही हुए थे। पाकिस्तान भी नया नया ही आजाद हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में एक अहम वोटिंग हुई। फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव था। इस वोटिंग के दौरान एक हिस्सा यहूदियों को और दूसरा हिस्सा अरबों को देना था। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने तब चेतावनी दी कि यह बंटवारा हुआ तो मुस्लिम देश, मुस्लिम उम्मा इसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अरबों को पूरा समर्थन रहेगा और उस प्रस्ताव के खिलाफ उन्होंने वोट भी किया। तारीख फिर आई 14 मई 1948। इजराइल भर पाकिस्तान ने उसे मान्यता देने से दो टूक इनकार कर दिया। और ऐसा नहीं कि दुश्मनी सिर्फ कागजी बयानों तक सीमित है। जून 1967 में अरब इजराइल के बीच 6 दिनों की जंग छिड़ गई। पाकिस्तान ने अपने पायलट मिस्र, जॉर्डन और सीरिया की वायुसेनाओं में भेजे। 5 जून 1967 को इजरायली जेट जॉर्डन के माफरक एयरबेस पर हमला करने आए। जॉर्डन ने पाकिस्तानी पायलट सैफुल आजम को तैनात किया। आजम ने 2 इजरायली विमान मार गिराए। अगले दिन उन्हें इराक में भेजा गया जहां पर उन्होंने 2 और इजरायली विमान ध्वस्त कर दिए, गिरा दिए। यह किस्सा आज भी पाकिस्तान में लोग गर्व के साथ सुनाते हैं। इस दुश्मनी की गहराई का अंदाजा एक और बात से आप लगा सकते हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर भी आज भी बड़े अक्षरों में छपा है, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया। बड़े अक्षरों में लिखा है नॉट वैलिड फॉर इजराइल, यानी यह पासपोर्ट इजराइल के लिए मान्य नहीं है।
दुनिया में लगभग हर देश का पासपोर्ट हर देश के लिए वैध होता है। किसी के पासपोर्ट पर नहीं लिखा है कि यह पासपोर्ट किसी खास मुल्क के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने नागरिकों के दस्तावेज पर ही अपनी विदेश नीति लिखी है। हालांकि इस दुश्मनी में एक ऐसा मोड़ भी आया जब पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से इजराइल से बातचीत शुरू की, लेकिन इसकी भनक लगते ही पाकिस्तानी आवाम सड़कों पर आ गई, हिंसक प्रदर्शन होने लगे। तब इस्लामाबाद को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। अब आपको साल 2005 में लेकर चलते हैं। पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने पर्दे के पीछे से इजराइल से संपर्क शुरू किया था। तुर्की की मदद से 1 सितंबर 2005 को इस्तांबुल में पाकिस्तानी विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी और इजरायली विदेश मंत्री सिल्वान शालोम की मुलाकात। दोनों देशों के बीच यह पहली सार्वजनिक और आधिकारिक तौर पर बातचीत थी। इसके कुछ देर बाद मुशर्रफ यूएन में इजरायली प्रधानमंत्री एरियल शेरोन से मिलने। बहुत बड़ा घटनाक्रम था। किसी पाकिस्तानी शासक का इजरायली नेता से यह पहला सार्वजनिक मेलजोल था। मुशर्रफ इजराइल के बारे में इंटरव्यू देने वाले पाकिस्तानी मुस्लिम नेता बने और अमेरिका में वर्ल्ड ज्यूइश कांग्रेस को संबोधित करने वाले पहले मुस्लिम नेता भी। लेकिन इसके बाद वही होना था जो हुआ। पाकिस्तान में भूचाल आ गया। मुत्तहिदा मजलिस अमल, जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए इस्लाम जैसे कट्टरपंथी धार्मिक संगठनों ने मुशर्रफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बगावत होने लगी। सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। मुशर्रफ और इस्लाम और फिलिस्तीन से गद्दारी करने के आरोप लगने लगे। मजबूरी थी, कुर्सी बचानी थी, मुशर्रफ को कदम पीछे खींचने पड़े। 2003 में जब मुशर्रफ ने कैंप डेविड दौरे पर इजराइल से बेहतर रिश्तों की बात की थी, तब भी इसे फौरन दबा दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। 2005 की कोशिशें भी जाहिर सी बात है आगे नहीं बढ़ी। यही पाकिस्तान की दरअसल असली मुश्किल है। ऊपर से नेता अगर चाहें तो भी नीचे जनता और धार्मिक संगठन इसे होने नहीं देंगे और इसे मुस्लिम मुल्क के खिलाफ बताकर कुर्सी पर खतरा पैदा करेंगे। पिछले साल भी चर्चा थी कि पाकिस्तान अब्राहम एकॉर्ड शायद साइन कर दे। तब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा था कि हम तब तक इजराइल को मान्यता नहीं देंगे जब तक आजाद फिलिस्तीन नहीं बनता है। अब ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान के अब्राहम एकॉर्ड से ज्वाइन करने की मांग के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया, समा टीवी से बातचीत की और कहा कि हम ऐसे किसी समझौते में शामिल नहीं होंगे जो हमारी सोच के खिलाफ हो, जो हमारी नीति के खिलाफ। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल को लेकर पाकिस्तान का रुख दरअसल अटल है। फिलहाल अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है और ना ऐसा होने वाला। लेकिन मजबूरी यह भी है कि क्या पाकिस्तान ट्रंप की नाराजगी झेल सकता है? लोग कहते नहीं झेल सकता है। तो पाकिस्तान के लिए दरअसल मुश्किल भरी स्थिति है। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान आर्थिक रूप से बेहद कमजोर स्थिति में है। 2024 में आईएमएफ से मिला $7 अरब का कर्ज पाकिस्तान का 24वां बेल आउट पैकेज था। किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा पाकिस्तान का कुल कर्ज उसकी जीडीपी के 70% से ज्यादा है और सरकार की आधा से ज्यादा कमाई सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में ही चली जाती। आईएमएफ में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 16.5% वोटिंग अधिकार है, यानी अमेरिका जिसको चाह लिया उसको पैकेज नहीं मिल सकता है। अगर वॉशिंगटन ने पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होने का फैसला कर लिया तो इस्लामाबाद के लिए जाहिर सी बात है अगला लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की वायुसेना का सबसे ताकतवर विमान अमेरिकी F-16 है। इसकी मरम्मत, सॉफ्टवेयर अपडेट और तकनीकी सहायता के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने इसके रख रखाव के लिए $397 मिलियन मंजूर किए थे। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच बिचौलिया बनकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी साख बढ़ाने की कोशिश की। ट्रंप जिस जंग में फंसे हुए हैं उससे निकालने की कोशिश की। ट्रंप ने इसके बदले में शहबाज शरीफ को दोस्त और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल तक कह दिया। फिलहाल पाकिस्तान ने ट्रंप की मांग पर नहीं कह दिया है। अब देखना यह है कि ट्रंप इस नहीं को सुनते हैं या अनसुना कर देते हैं। अब सोच लीजिए कि अगर पाकिस्तान अड़ा रहा और ट्रंप के दिमाग में आ गया कि पाकिस्तान तो नहीं बात मान रहा है, तो पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी? ना उसे आईएमएफ का पैकेज मिलेगा और ना जो जिस F-16 के दम पर वो कूदता है उस F-16 का मेंटेनेंस हो पाएगा। और यही पाकिस्तान के लिए दरअसल सबसे मुश्किल भरी स्थिति है। सच की दुनिया खामोश नहीं रहती और जब सवालों की आग बुझने लगे तब लौटता है वो और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ बहुत जल्द।
टाइम्स नाउ नव भारत पर।